अस्सलामुअलैकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन सब लिसनर्स से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्रार कहानी। जिन और शयातीन इस इंसानी बस्ती में एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारे साथ रहती और बसती हैं, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनसे हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। वो हमसे इतने करीब हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के साथ वो भी हमारे अंदर हैं, हमारे नफ्स पर सवार, दिमागों और ख़यालात में रचे बसे। गर्ज इस इंसानी बस्ती में जहाँ जहाँ इंसान आबाद हैं वहाँ वहाँ ये भी साथ हैं। उस रात मैं लाइब्रेरी में वो किताब ढूंढ रहा था जिसमें मैंने कुछ छुपा के रखा था, और उसी चीज़ ने फैसला करना था कि अब मैं जीऊँगा या मरूंगा। दरअसल मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, मगर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसी जगह चला गया जहाँ पर मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। दरअसल ये मेरा ही कसूर था, क्योंकि मेरे हालात बहुत ख़राब थे और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और मेरा दोस्त दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया कि यार, जब से तू अमीर हुआ है तू तो अपने पुराने दोस्तों को भूल ही गया है। तो वो मुझे कहने लगा कि यार ऐसी बात नहीं है, आ जाओ फिर मिलते हैं किसी दिन। खैर कुछ दिन बाद हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए। सब दोस्त हंसी मजाक में लगे थे कि एक दोस्त कहने लगा, यार तू तो इतना अमीर हो गया, कौन सी गीदड़ सिंगी लग गई तेरे हाथ। तो वो हंसकर कहने लगा, सच बताऊं तो एक जिन को कैद किया हुआ है मैंने। ये बात सुनकर हम सारे दोस्त हंसने लगे कि यार चलो चल बकवास ना कर, तू और जिन कैद करेगा, किसी दिन सामने आ गया ना तेरी बोलती बंद हो जानी है। अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। असल में यार मैंने दिन रात मेहनत की है, तभी तो आज तुम्हारे सामने मैं इस पोजीशन पर हूँ, मगर मैंने मेहनत बहुत की है। सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगे। उसे देखकर मुझे एहसास कमतरी होने लगी थी कि मुझे भी इतना अमीर होना चाहिए, मेरे पास भी ये सारी सहूलियात होनी चाहिए, पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये सवाल मेरे दिलो दिमाग पर सवार था। जब सारे दोस्त चले गए तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मुझे भी ऐसा कोई शॉर्टकट बता दे जिससे मैं भी तेरी तरह अमीर हो जाऊं। यार वाकई मैं बड़ा परेशान हूँ और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। थोड़ी देर हम दोनों बातें करते रहे, मगर वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उससे कहा, यार मुझे इजाज़त दे, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो वो मुझे कहने लगा, यार रुक जा थोड़ी देर, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उससे कहा, यार तू रहने दे, तुझे जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा घर उस पार है और मेरा घर इस पार है, तुझे ख्वाह मख्वाह मेरी वजह से तकलीफ होगी, तू रहने दे, मैं चला जाऊँगा। इतने में उसने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया कि बैठ जा, तुझे कहा ना मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो फिर टेंशन कैसी है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों गाड़ी में बैठे और चल दिए। रास्ते में मैंने उससे कहा, यार तुझे अगर अच्छी नौकरी का कोई पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं यार, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका है, और तुझे तो पता है मेरा तो घर भी अपना नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ और मेरी सैलरी से ये सारा खर्च मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैंने उससे कहा, तू मेरी मदद करेगा ना? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर ऐसे ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो मैंने उससे पूछ लिया कि मुझे सच बता, क्या तू अपने बिजनेस से ही अमीर हुआ है? तो उसने ना में सर हिला दिया। फिर तूने ऐसा क्या किया कि तू रातों रात अमीर हो गया?
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अरे यार परेशान मत हो, मैंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया। मैंने कुछ देर पहले जो कुछ कहा था बिल्कुल सच कहा था। मैंने एक जिन को कैद कर रखा है। वो जिन मेरा गुलाम है और मैं उसे जो हुक्म देता हूँ वो पूरा करता है। मैंने कहा, यार मजाक मत कर, मुझे सही सही जवाब दे। ये वक्त मजाक का नहीं है, मुझे भी खूब पैसा कमाना है, तेरी तरह अमीर बनना है। मेरी बात सुनकर उसने अचानक गाड़ी की ब्रेक दबाई और मुझसे कहने लगा कि बैक व्यू मिरर में देख, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। जब मैंने देखा तो मुझे एक साया सा नजर आया, लेकिन वो इतनी तेजी से मेरे पीछे से गुजरा कि मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आई कि वो क्या चीज थी। लेकिन ऐसा महसूस जरूर हुआ कि शायद कुछ था। मैंने डरती हुई आवाज में पूछा, यार ये कौन था? ये वही जिन था जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। जिस दिन इसके बाल इसके हाथ लग गए उस दिन ये मुझे मार डालेगा। मैंने उससे कहा कि तू ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता? तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं चाह कर भी इस सब से पीछा नहीं छुड़ा सकता, मुझे इस मुसीबत का कोई हल नहीं समझ आ रहा। मैंने उससे कहा, एक काम कर, तू वो बाल जला दे। तो वो मुझे कहने लगा, अरे नहीं पागल, अगर वो बाल मैंने जला दिए तो वो मेरे काबू में नहीं रहेगा और फिर वो जो चाहे करेगा और यकीनन मुझे मार देगा। वो एक घायल शेर की तरह मेरे पीछे रहता है। तुझे वो नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ और जब तक उसके बाल मेरे पास हैं वो मेरा गुलाम है। वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। लेकिन नौबत यहाँ तक आई क्यों? सच तो ये है कि उस रात मैं मरने वाला था। मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था, नाना करते भी 70-80 लाख, और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और ना मैं किसी से इतना पैसा उधार मांग सकता था। मैं करता भी तो क्या करता, बस मौत ही मुझे इसका हल नजर आ रहा था। तभी मैं शहर से दूर एक पहाड़ी की तरफ चला गया और सोचा कि यहाँ से कूद जाता हूँ, मामला ही खत्म हो जाएगा, ना मैं बचूंगा और ना ही टेंशनें होंगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात हो चुकी थी। तभी मुझे पहाड़ पर रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा ये रोशनी कैसी है और मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। तभी मुझे अपने सामने कोई बैठा नजर आया। रोशनी इतनी हल्की थी कि मालूम नहीं हो रहा था कि कौन बैठा है। बस उस हल्की रोशनी में एक हाथ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन था और उस वक्त वहाँ पर क्या कर रहा था। उस हाथ ने मुझे इशारा किया कि यहीं बैठ जाओ और मैं कुछ बोले बगैर वहीं बैठ गया। और फिर एक भारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी कि बोल, तेरा क्या मसला है, क्या चाहिए तुझे? उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपनी सारी दास्तान उसे सुना दी। मैं तो उसके सामने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने तक वो एक लफ्ज ना बोला। फिर मैं उसी मध्यम रोशनी में उसके सामने गिर गया और हाथ जोड़ने लगा। वो बहुत पुरसुकून बैठा था मगर बहुत ही पुरस्रार था। वो कहने लगा, मैं एक आमिल हूँ और काला जादू करता हूँ। बहुत सी शैतानी ताकतें मेरे कब्जे में हैं। तू जिस मुश्किल में है वो तेरी अपनी पैदा करदा है। ये कहकर वो जादूगर चुप हो गया। मैं मायूस होकर वहां से आगे जाने लगा और बस पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि इतने में पीछे से उसकी आवाज आई, मेरे पास तेरी मुश्किल का एक हल है मगर वो इतना आसान नहीं है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे मंजूर है तो मैं तुझे बताऊं। उसकी ये बात सुनते ही मैंने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, इस वक्त बस मुझे इस मुश्किल से निकाल दो। तो वो आमिल जादूगर कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हें एक जिन को काबू करने का तरीका बता सकता हूँ जो तेरी मुसीबत से तुझे निजात दिला देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए मत करना। इस जिन के जरिए किसी का बुरा मत चाहना वरना इसके बहुत बुरे नताइज होंगे। जब तक ये जिन तेरे साथ चलेगा तुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मौत मेरे साथ चल रही है, तो तुझे खबरदार रहना होगा। मैंने इस जिन से कभी कोई काम नहीं करवाया, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इसके असरात कितने बुरे हो सकते हैं। मैंने उस आमिल की बातों को ज़्यादा गौर से नहीं सुना और बस उससे कहा कि हाँ मुझे मंजूर है। फिर उस आमिल जादूगर ने अपनी ताकत से उस जिन को बुलाया और उसे काबू में कर लिया।
वो जिन बहुत भयानक और ताकतवर था। उस आमिल जादूगर ने जिनके कुछ बाल मुझे दिए, जिनकी मदद से मैं उससे हर काम करवा सकता था, और उसी दिन से वो जिन हर वक्त मेरे साथ रहता था। शुरू में तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझे रोज दिखाई देने लगा। जहाँ तक मेरी नजर जाती मुझे वही दिखाई देता, मुझे घूरते हुए गुस्से से देखता हुआ। मेरे दोस्त की ये बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ और मुझे डर भी लगने लगा। मैंने उससे कहा, तू दोबारा आमिल जादूगर के पास जा और उससे कह के ये सारा मामला खत्म कर दे और तुझे इस जिन से निजात दिला दे। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, इसीलिए तो वहां जा रहा हूँ। पहले तुझे घर छोड़ूंगा और फिर उस आमिल जादूगर के पास जाऊंगा, मगर वहां जाने के लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जब उस पहाड़ी पर टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आए तो समझो वो आमिल वहां मौजूद है, अगर रोशनी नहीं तो समझो वो भी नहीं। मगर आज पूरे चांद की रात है तो उसके मिलने की उम्मीद भी ज्यादा है। ये कह के मेरे दोस्त ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतने में एक साया गाड़ी के आगे से तेजी से गुजरा और मैं एकदम चौंक गया। तभी मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि तू मत डर, ये तुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं मालिक हूँ उसका और वो मेरा गुलाम। हमने थोड़ा और फासला तय किया। अब मेरा घर आने ही वाला था, मगर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और एक सवाल मुसलसल मुझे तंग कर रहा था। क्यों ना मैं इसके साथ चला जाऊं और जाकर देखूं कि ये बात ठीक है या नहीं। वो जादूगर और वो जिन, क्या वो सब बातें सच हैं? मैं इस मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता, मगर दूर से देखने में कोई बुराई भी नहीं। वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका मालिक तो मेरे साथ है। जैसे जैसे मेरा घर करीब आता जा रहा था, मेरे दिल में एक सवाल उठा कि क्या मैं इसके साथ ही चलूं? और मैंने उसे कह दिया कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुझे झूठा साबित करना चाहता हूँ या ये सब जो तूने मुझे बताया ये सच नहीं है, मगर मैं ये सब देखना चाहता हूँ। उसने एकदम ब्रेक लगा दी। वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता ये सब ठीक होगा कि नहीं, मगर अगर तेरा दिल कर रहा है तो बेशक चला चल, लेकिन अगर तू कोई ऐसा इरादा रखता है तो अपने जहन से अभी के अभी निकाल दे, क्योंकि ये सब तेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो चीज हर वक्त तेरे सामने हो और वही तेरी मौत का सबब बने, ये सोच तो तुझे वैसे ही जीने नहीं देगी, ना दिन का चैन और ना रात का सुकून। आज अगर वो जादूगर मिल गया तो ये सब खत्म करके आऊंगा और उससे कहूंगा कि अब मैं मजीद इस काली ताकत को अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी का सुकून लौटा दे। तू नहीं जानता कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मैंने उसकी बातें सुनी, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि मैं कितना परेशान हूँ। मैं गरीब हूँ इसलिए सो नहीं पाता, और तू बहुत ज्यादा अमीर हो गया है इसीलिए तेरी नींद उड़ गई है। मेरे दोस्त ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम चल पड़े। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर चले होंगे कि एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया कि उसने ब्रेक लगा दी और मुझे कहने लगा कि चल गाड़ी से नीचे उतर, चलते हैं। और गाड़ी से टॉर्च निकालकर पहाड़ी पर चलने लगा और मुझे इशारा किया कि मेरे पीछे आता जा। उस पहाड़ पर घने दरख्त और वहशत छाई हुई थी। मैं अपने दोस्त के पीछे ही चल रहा था और मुझे आस पास से आवाजें सुनाई दे रही थीं, और इस रार सी आवाजें और सरसराहट भी। मैं कांपते हुए उसके पीछे चल रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है और मैं एकदम रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं एकदम डरते हुए बोला, कौन है? तो मेरा दोस्त कहने लगा, ये काली दुनिया की मखलूक है, ये हम जैसे नहीं हैं, ये बस हमारे आस पास घूमते रहते हैं। ये कहकर हम आगे बढ़ गए और वो मुझसे कहने लगा, जब उस जादूगर ने मुझे इस जिन को काबू करने का अमल बताया था तब मैं नहीं जानता था कि मैं अनजाने में अपने आप को किस मुश्किल में डाल रहा हूँ, और मुझे क्या मालूम था कि मैं इस काली दुनिया की मखलूक को देख सकूंगा। मैंने खुद ही उस काली दुनिया के रास्तों को खोल दिया, जिससे जब उनका दिल करता है वो मेरी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। और अब सिर्फ वो जिन ही नहीं बल्कि और भी काली ताकतें मेरी घात लगाए बैठी हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो मेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। मैंने अपने आस पास से आती हुई आवाजों पर गौर करते हुए कहा, तो फिर ये तुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? नहीं पहुंचा सकती, उसने आहिस्ता से कहा।
जब तक वो काली ताकत मेरे कब्जे में है तब तक कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ और मेरी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है। अगर अभी वो मुझे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता जब तक मैं उसको आज़ाद ना कर दूं। अभी उसने ये कहा ही था कि करीब से एक खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनते ही मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैं नहीं जानता था कि अब मेरे साथ आगे क्या होगा। मगर मेरा दोस्त तो जैसे ये सब कुछ सुनकर अनसुना करके आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा ना, ये तुझे कुछ नहीं कह सकती, बस तू मेरे पीछे चलता जा। और मैं खामोशी से चलता रहा। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हुए हम एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे और उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मेरा दोस्त चट्टान के उस पार देखते हुए मुझसे कहने लगा, तू वाकई किस्मत वाला है। 1.5 साल बाद बिलाखिर आज मुझे वो रोशनी नजर आई है। इसका मतलब ये है कि वो आमिल आज यहीं पर है। तू बस मेरे पीछे आता जा। हम दोनों उस चट्टान को पार करते हुए उस जानिब चलने लगे। बस थोड़ा दूर ही वो मध्यम सी रोशनी नजर आने लगी और उस रोशनी के आगे एक गार नजर आने लगा। उसने अपनी टॉर्च ऑफ कर दी। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस गार के अंदर दाखिल होने लगे। अंदर आ जाओ, एक गरजदार आवाज आई। ये मेरे दोस्त की आवाज नहीं थी। हम थोड़ा और अंदर गए तो एक चट्टान पर दिया जल रहा था और उस दिए की मध्यम रोशनी में एक साए का हाथ नजर आया। एक हाथ का इशारा जो हमें अंदर बुला रहा था। इसका मतलब जो कुछ मेरे दोस्त ने बताया था वो बिल्कुल ठीक था। उस मध्यम रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही उस साई का चेहरा और ना ही कुछ और। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ काला अंधेरा और खामोशी छाई थी। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गया और हम दोनों दिए के सामने बैठ गए। उस जादूगर ने जादू की ताकत से उस दिए की रोशनी को तेज कर दिया, मगर मैं हैरान था कि उस रोशनी में भी वो साया नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा अभी बाकी है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आगे की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।